साल 2023 की बहुप्रत्याशित वैकेंसी एसबीआई क्लर्क बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए आउट हो चुका है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। हाउएवर, व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, दैट इज 18th ऑफ नवंबर, ऑलरेडी 16th को नोटिफिकेशन आ चुका था। 2 दिन हम लेट हैं, फिर भी ये ऑडियो और वीडियो आपका बना दे रहे हैं ताकि वैसे स्टूडेंट जो कि फ्रेशर हो, जिनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं हो, उनको आइडिया लग जाए। या इसमें कुछ ऐसी भी बातें हम करने का प्रयास करेंगे जो बारीक बात है, इस पे कई बार लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे बाद में दिक्कत हो सकता है। आई विल ट्राई कि इसका और भी सीरीज हम आगे लेकर के आए। पहले एक बेसिक वैकेंसी का जो आउटलाइन है ना, ये आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। टोटल पोस्ट 8283, मतलब 8000 से ज्यादा आप लेकर के समझ सकते हैं। अब ये बहुत सारा फ्लक्चुएटिंग है, कुछ पीडब्ल्यूडी को लेकर के, कुछ बैकलॉग्स, ऐसा वैसा सब जोड़ बोड़ के 8000 आप मोटे तौर पे समझ सकते हैं कि टोटल वैकेंसीज रिलीज हुई है प्लस। ओके, उसके बाद ये मेजर डेट्स आपको दिमाग में रखना है। 17 नवंबर से आपका ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है और 7 दिसंबर तक इसका आखिरी डेट अप्लाई करने का है। तो 17 नवंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो फ्रेशर्स हैं या जो फ्रेशर्स नहीं भी हैं, आपको मेरा सजेशन रहेगा कि नवंबर में आप वेट कीजिए। एंड नवंबर से, नवंबर के लास्ट वीक से फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिएगा और दिसंबर के फर्स्ट वीक में, राइट। अब कई बच्चे, जैसे मान लो जो जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो मेरा स्टोरी भी देखते हैं, वहां से भी उनको समझ में आता है। कई बार अब एक ये बात हो जाता है कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं लास्ट में अप्लाई करने के लिए। रीजन ये है कि पहले जितना लोग हड़बड़ाया है ना, पहले उसको हड़बड़ा लेने दो, पूरा कांड कर लेने दो, कुछ उल्टा पुल्टा होगा, कुछ गलती वलती होगा, उसको कर लेने दो। उन गलतियों से आप एक्सपीरियंस लीजिए, उन गलतियों से आप सीखिए। ना सिर्फ यही वैकेंसी, बल्कि किसी भी वैकेंसी को आपको प्रयास करना चाहिए बिल्कुल एंड वाले टाइम में। एंड से अब बिल्कुल एंड नहीं भाई, एकदम 7 तारीख को ही डालेंगे, एक सप्ताह पहले। इस बीच में क्या होगा ना कि जो भी उलट पुलट होने वाला है, कुछ खामी होने वाला है, पता लग जाएगा। पेमेंट कहाँ फंस रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये सारा बात पता हो जाएगा। तो ये आपका टोटल वैकेंसी रहा एसबीआई 2023 साल के लिए। ईयर आपका 23 से 24 तक इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि आपका एग्जाम जो होने वाला है, प्रीलिम्स एग्जाम आपका जनवरी 2024 में प्रस्तावित है और मेंस एग्जाम फरवरी 2024 में। अभी आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो और कुछ क्लियर होगा। मेंस का कॉल लेटर ही 15 तारीख से डाउनलोड होना शुरू होगा फरवरी में। तो आप मान के चल सकते हैं कि 15 फरवरी के बाद ही मेंस का एग्जाम होगा। उसके बाद प्रीलिम्स का भी जो आप देख रहे थे कॉल लेटर, 7 या 10 कुछ लिखा, भी हम नोटिफिकेशन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बताएंगे, सारा कुछ चर्चा करेंगे हम कि कब कब आपका एग्जाम क्या होने वाला है, उसके हिसाब से आप कैसे प्रिपेयर करें खुद को, राइट। तो ये एक बेसिक आउटलाइन है। फी के बारे में आप देख सकते हैं भाई, जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं फॉर उनको 750 देना पड़ेगा। उसके अलावा आपके SC ST PWD कैंडिडेट्स अगर हैं, जनरल ही नहीं, जनरल हैं, OBC हैं, कुछ भी, जैसे आप देख सकते हैं SC ST PWD फिजिकली हैंडिकेप जो लोग हैं, उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है। उनके अलावा जो भी बच गए, OBC बच गए, EBC बच गए, जनरल हो गए, मेल हो फीमेल हो, सबके लिए 750 रुपये भी प्रस्तावित है। ये एक आउटलाइन है, राइट। इस साल की सबसे ज्यादा बहुप्रत्याशित मोस्ट अवेटेड जो वैकेंसी है उसकी। अब थोड़ा नोटिफिकेशन के हिसाब से कुछ समझने का प्रयास करते हैं कि नोटिफिकेशन में और क्या क्या ऐसा इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप समझ सकते हैं और जिसको आप ध्यान रख सकते हैं एज एन एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट। ध्यान दोगे जरा सा, ओके। एक तो यही है कि भाई 16 को नोटिफिकेशन आपका आ गया था, 17 से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबका सपना होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आईडी कार्ड एटलीस्ट लटका लें, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है, तो उसकी वैकेंसी है ये। इधर तो कुछ, हाँ, प्रीलिम्स एग्जाम विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ जनवरी और मेंस जो है फरवरी, जो हम शुरू में बताए थे वही वाला चीज है, ओके। ये सारा आपका वैकेंसी का ब्यौरा है कि कहाँ कहाँ से कितनी वैकेंसीज हैं, स्टेट वाइज तमाम तरह की चीज है। अब देखो यहाँ हम रुकेंगे और आपको हम समझाने का एक बात प्रयास करेंगे। बैंक के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें सबसे आसान, अगर आप मेरे से पूछें कमर्शियल बैंक्स वगैरह में, तो एसबीआई का एग्जाम सबसे आसान होता है। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, मेरे हिसाब से। हम बच्चों को ऐसा कहते भी, स्पेशली अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है या क्लर्क जैसे एग्जाम में आपका पर्टिकुलर कोई एक विषय बहुत अच्छा है, तो आप काफी चांसेस है कि आप इस एग्जाम को निकाल लीजिएगा। रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये है, आप अभी देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ मिलेगा भी, इस वैकेंसी में आपको सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस नहीं करना पड़ता है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब क्या? पीटी 3 स्टेज पे होगा, मेंस में 3 सब्जेक्ट्स होंगे, मेंस में 4 सब्जेक्ट्स होगा।
तो होता क्या है, मान लो पीटी में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग होता है, तो और सारे एग्जाम में तय होता है कि मैथ में भी कम से कम इतना लाना पड़ेगा, रीजनिंग में इतना लाना पड़ेगा, इंग्लिश में इतना लाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इस एग्जाम में ऐसा नहीं है। आप केवल मैथ में ही 35 में 35 ला दो, रीजनिंग में ही 35 में 35 ला दो, इंग्लिश में कुछ भी मत करो, 35 35 70 कर दो, महाराष्ट्र से कट ऑफ निकाल लो, गुजरात से निकाल लो। ये इसमें फैसिलिटी है, सेक्शनल कट ऑफ का टेंशन नहीं है, इसलिए ये काफी आसान है, आप इसको निकालने का प्रयास कर सकते हैं। आसान होने के साथ साथ 8000 से ज्यादा वैकेंसी पिछले 6-7 सालों में जो पैटर्न्स रहे हैं एसबीआई क्लर्क के, इसको एसोसिएट्स भी कहते हैं, एसोसिएट्स क्लर्क दोनों सेम बात है, उसमें ये वैकेंसी अब तक की सबसे ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है बात। अब स्टेट वाला जो है, आमतौर पे एक सवाल ये आता है कि सर किस स्टेट से अप्लाई करें, ये सबसे पहला सवाल स्टूडेंट्स का आता है, ये सामने दिख रहा है, हम इसलिए बात कर रहे हैं इस पे। तो एक हॉट चॉइस जो होता है ना बच्चों का, वो होता है महाराष्ट्र, गुजरात। दो कारणों से, एक तो महाराष्ट्र से नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा रहता है, दूसरा इन दोनों स्टेट में कट ऑफ काफी कम जाता है, गोवा भी कंपैरेटिवली कम जाता है, और भी अलग अलग स्टेट्स हैं जहां से कट ऑफ कम रहते हैं। लेकिन देखो प्रीलिम्स का कट ऑफ नहीं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों मिलाकर कट ऑफ आप देखेंगे तो प्रीलिम्स तो गोवा और महाराष्ट्र का काफी कम हो जाता है, गुजरात का काफी कम हो जाता है, मेंस में लगभग लगभग सब उस तरह का ही रहता है। फिर भी एक प्रीफर्ड स्टेट्स मैक्सिमम बच्चों का, खासतौर पे यूपी बिहार और बिहार वाले जो बच्चे मैक्सिमम है, वो गुजरात और महाराष्ट्र ही प्रीफर करते हैं, कट ऑफ कम रहने की वजह से और महाराष्ट्र में सीट्स भी ज्यादा होने की वजह से। इस बार बॉम्ब फट गया है, महाराष्ट्र में नहीं, सबसे ज्यादा सीट यूपी से है आई गेस, अगर आप इसमें देख लीजिएगा डिटेल्स वगैरह ये सब लिखा हुआ है इसमें। अहमदाबाद अमरावती गुजरात वाला पार्ट आपका 820 वैकेंसी वहां से है, 940 आप जो देख रहे हैं ये राजस्थान वाले पार्ट से है। देखो 1781 यूपी से दे दिया, और महाराष्ट्र में 100, महाराष्ट्र वाले पार्ट में कर दिया है 100। इस तरह की वैकेंसी है, बिल्कुल उलट गया है। होना चाहिए था यूपी में 100 जैसा और महाराष्ट्र में 1781, बट ऐसा है नहीं। तो वो आप अपने से खुद से भी पढ़ लीजिएगा। इसमें हम लोग बात करेंगे किस स्टेट से वैकेंसी आप अप्लाई करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्या होगा वो हम एक बात कर लेंगे, एक नया लेक्चर बना करके कि कहाँ से अप्लाई करना ठीक होगा, उसके अलावा आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए उसका एक अलग है। इस पर हम 2-3 जैसे जैसे डिमांड होगा स्टूडेंट्स का हम लेक्चर बना देंगे। अभी हम बस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या क्या वैकेंसी में इंपॉर्टेंट बातें हैं दिमाग में रखने वाला। डायरेक्टली आओ भाई, यहाँ से हम लोग ट्राई करते हैं जो मेन मेन पॉइंट है। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये रहा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले तो कि कौन से लोग एलिजिबल हैं। पहला चीज होता है उम्र का। एलिजिबिलिटी में पहले एज लिमिट, एज लिमिट आप ध्यान रखें, उम्र आपका 20 साल से कम नहीं होना चाहिए और 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कमोबेश इंडिया के सारे क्लर्क के एग्जाम में यही कंडीशन है, 20 से पहले नहीं, 28 के बाद नहीं। ये काउंटिंग कब से होगा इसको ध्यान रखोगे, 2/4/95 उससे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और 1/4/23 के बाद आप नहीं होना चाहिए। दोनों में से किसी भी कंडीशन में अगर गड़बड़ होगा तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, राइट, आपकी एलिजिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी। तो पहले तो इस बात को ध्यान रखना। उम्र निकालने आता ही होगा आप लोगों को, नहीं तो निकाल के कलम वलम से देख लीजिएगा, और नहीं निकालने आता तो ये सबसे सिंपल सा बात है, 2/4/95 से पहले नहीं, सेम डेट में भी अगर है 2 अप्रैल 1995 तो डाल सकते हैं आप, और इसके बाद नहीं, 1/4/3 को भी है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन 2 वाले में नहीं डाल पाइए। ये हमारा एज लिमिट का बात रहा। एज रिलैक्सेशन भी है कुछ कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 5 साल, OBC है 3 साल, ये लिखा हुआ है तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अच्छा देखो, पढ़ सकते हैं से एक बात याद आया, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स जो है ना, मेरे को लगता है कि 80-90% एस्पिरेंट्स नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं। नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए, बहुत ही जरूरी चीज है। नोटिफिकेशन पढ़ने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको, ना सिर्फ उस एग्जाम को भरना, फॉर्म कैसे फिलअप करना वही सब लेके नहीं, उसके बियॉन्ड भी आपको बहुत कुछ आइडिया लगता है। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें, राइट। तो ये आपका एज को लेकर के है, ए बनाया हुआ है, तो और कहीं BC भी लिखा होगा, बी में कुछ क्वालिफिकेशन का दिया होगा। देखो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में क्या क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है भैया, आपको ग्रेजुएशन करना है किसी भी जगह से, बस वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए। आप कहीं से ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फ्रेशर के लिए हम ज्यादा बता रहे हैं, जो बच्चे पहले से लगातार तैयारी कर रहे हैं, भर रहे हैं, उनको तो आइडिया है ही। फ्रेशर्स के लिए हम ज्यादा इस पर फोकस करना चाह रहे हैं।
उसके बाद रिजर्वेशन के लिए क्या क्राइटेरिया, इस पे बहुत फोकस नहीं करना। हमने एलिजिबिलिटी देखा, रिजर्वेशन आप उसमें पढ़ते रहे, देखते रहे, कॉमन वो अपना टर्म बस हाथ बचाने के लिए लिख देता है सब कि क्या क्या है, ताकि बाद में आप कोर्ट पहुंच के क्लेम करके तेज ना बन जाए। तो वो सब हमारा पार्ट है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। एक बेसिक बात तो ये समझ लो, 3 स्टेज से होकर गुजरना है आपको, जिसमें तीसरा क्या बोलते हैं उसको, ऑब्लिगेटरी नहीं है। पहले समझते हैं, पहला स्टेज होगा पीटी और दूसरा होगा मेंस। पीटी में आप देख सकते हैं 3 सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। 30 क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे, 35 मैथ्स में, 35 आपके क्वांट में होंगे। 30 क्वेश्चन इंग्लिश में 30 मार्क्स का, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का, टोटल क्वेश्चन 100 और मार्क्स भी 100 होगा। आप यहाँ देख सकते हैं मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश का तो इंग्लिश ही में रहेगा, न्यूमेरिकल और रीजनिंग वाले में, मैथ रीजनिंग का बाइलिंगुअल रहेगा, जिस स्टेट से रहेंगे वहां का लोकल लैंग्वेज भी हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ एक चीज देखो, सेपरेट टाइमिंग रहेगा भाई, ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड अबव। मतलब जैसे अगर आप खोलते हो, सबसे पहले इंग्लिश आया, तीनों सेक्शन के लिए 20-20 मिनट आपको मिलने वाला है ना, 20-20 मिनट आप तीनों सेक्शन के लिए प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपने खोला, इंग्लिश पहले आ गया, तो 20 मिनट अब मान लो आपका इंग्लिश से कोई भी सवाल नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा, आप सोच रहे हैं इंग्लिश छोड़ के मैथ्स में जंप करें, आप नहीं कर सकते हैं। 20 मिनट से पहले आपको 20 मिनट झेलना ही पड़ेगा। पहले जो एग्जाम्स होता था ना, उसमें ऐसा नहीं होता था, आप कभी भी किसी में भी जंप कर जाइए, डजंट मैटर। अब कर दिया है सेक्शनल टाइमिंग, मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन में आपको इंग्लिश में 20 मिनट देना है, रीजनिंग में 20 मिनट देना और 20 मिनट ही देना है, मैथ्स में 20 मिनट देना और 20 मिनट ही देना है। तो सेक्शनल टाइमिंग इसमें रहेगा। ये जब से आया है थोड़ा पेचीदा हो गया है, लेकिन पक्ष विपक्ष दोनों हो सकते हैं इसके। अब यहाँ निगेटिव का क्या सीन है भाई, 1/4 ऑफ मार्क असाइंड फॉर क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, एक क्वेश्चन पे सही मार्क आपको 1 मार्क, एक क्वेश्चन सही किया आपने तो 1 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो 0.25 आपका कट जाएगा। मतलब 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। तो बेसिकली 4 क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर ही नहीं कट होता है, समझ रहे हो। 4 क्वेश्चन गलत करने पे 4 क्वेश्चन का तो कट ही गया, और एक निगेटिव 5 नंबर आपका माइनस हो गया। अगर उस 4 क्वेश्चन को टच नहीं करते तो कुछ भी गलत नहीं होता, 0 लड्डू मार्क्स मिलता। छोड़ देने पे 0 मार्क्स, अटेम्प्ट किए सही हुआ तो 1 मार्क, अटेम्प्ट किए गलत हो गया तो 0.25 आपका कट जाएगा। ये सब ध्यान रखना है। अब अभी आप आरआरबी वाले एग्जाम देंगे क्लर्क का, आईपीएस क्लर्क का, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी कर देता है, अलग ही चीज है नॉर्मलाइजेशन। गणित आज तक किसी को समझ में नहीं आया तो उसमें तो और भी दिक्कत हो जाता है। इसके बाद अब क्या देखेंगे, यही एक चीज हम बता रहे थे, इसमें सेक्शनल कट ऑफ वाला बात नहीं है। जैसे और सब एग्जाम आप देखते हो तो यहाँ एक और बना रहता है, यहाँ पे एक और लिखा रहता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब टोटल क्वेश्चन 30 मार्क्स का, तो लिख देता है कि आप 12 नंबर कम से कम आपको इंग्लिश में लाना है, मैथ में कम से कम 10 लाना है, रीजनिंग में कम से कम 15 लाना है, ऐसा लिखा रहता है। इसमें ये बंदिश नहीं है, आपको सेक्शनल कट ऑफ कहीं कुछ क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, राइट। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद क्या होगा भाई, ये पहला प्रीलिम्स हुआ, पहला स्टेज, हम बोला 3 स्टेज है, इसमें तीसरा मैंडेटरी नहीं है। क्यों नहीं है समझ जाएंगे आप। दूसरा मेंस है, मेंस में आपका सब वही रहेगा, एक सेक्शन ऐड हो जाता है, कौन सा, जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब क्या होगा भाई, जीए वाले में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, मैथ और रीजनिंग में 50-50 क्वेश्चन, मैथ लेकिन 50 मार्क्स का, रीजनिंग 60 मार्क्स का, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें एक कंप्यूटर वाला पार्ट भी इस तरह का ऐड कर देता है। तो ये आपके कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चन जनरल करंट अफेयर्स, इंग्लिश का 40, क्वांट का 50 और रीजनिंग और कंप्यूटर मिला के 50। लेकिन सब में जितना क्वेश्चन उतना ही मार्क्स है, रीजनिंग वाले पार्ट में क्वेश्चन 50 है लेकिन 60 मार्क्स। कंप्यूटर से भी सवाल रहेंगे, लिखा हुआ है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो उसको भी दिमाग में रखना है। तो टोटल 190 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का, समय आपको इतना मिलेगा। यहाँ भी सेक्शनल टाइमिंग है, लिखा हुआ है यहाँ भी, देखिए ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड अबव। अगर आप जीए बना रहे हैं 50 क्वेश्चन के लिए 35 मिनट मिलेगा, अगर आप इंग्लिश बना रहे हैं 40 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट मिलेगा, क्वांट बना रहे हैं 50 क्वेश्चन के लिए 40 क्वेश्चन के लिए 35 मिनट, क्वांट 50 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट, और रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का 45 मिनट। नोटिफिकेशन पढ़ के भी आप समझ सकते हैं। आप पहली बार अगर देखेंगे तो अजीब सा लगता है क्या है, तो समझाने के लिए आपको इतना कुछ बता दिया जा रहा है।
इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद एक चीज देखो, एक और पार्ट होगा लैंग्वेज टेस्ट, एलपीटी जिसको हम लोग कहते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। हाँ देखो ये पार्ट, ये बड़ा जरूरी बात है। जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि महाराष्ट्र से कट ऑफ कम जाता है वहां अप्लाई कर दे, गुजरात से कट ऑफ कम जाता है वहां पे अप्लाई कर दे। तो यहाँ एक चीज होगा, ओवरऑल जो रिजल्ट आपका तैयार होता है मेंस के मार्क्स पे रिजल्ट तैयार होता है, राइट। और जितनी वैकेंसीज रहेगी उसके हिसाब से टॉप बच्चों को उतना मेंस के मार्क्स के आधार पे उठा लेगा। लेकिन होता क्या है कि आप जिस भी स्टेट से अप्लाई किए हैं तो आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपका 10th या 12th में अगर आपने उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज पढ़ा है, जैसे कोई बिहार का बच्चा महाराष्ट्र से अप्लाई करता है तो 10वीं या 12वीं में आपका एक लैंग्वेज मराठी जो वहां पे है पढ़ा हुआ होना चाहिए। या फिर अगर आप आसाम से कर रहे हैं तो असमीज होना चाहिए, गुजरात से कर रहे हैं गुजराती होना चाहिए, बंगाल से कर रहे हैं बंगाली होना चाहिए। तो इसीलिए हम बोले थे कि 3 प्रक्रिया है, पीटी जो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, मेंस जिसपे कि मेरिट बनेगा, और अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो वहां का लोकल लैंग्वेज आपका 10वीं और 12वीं में होना चाहिए। अगर नहीं है, जिनका है उनका मेंस में सिलेक्शन हो गया, जिनका नहीं है तो उनको उनके लिए अलग से एक एलपीटी अरेंज किया जाता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, भाषा दक्षता परीक्षा, जिसमें यह देखा जाए कि आपको वहां का लोकल लैंग्वेज आता है कि नहीं। तो उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना आपको, आप एग्जाम पहले दीजिए, पीटी निकालिए, मेंस निकालिए, उसके बाद आप जब पढ़ेंगे तो वो हो जाता है। मिला जुला के आज तक बहुत ही विरले ही ऐसा सुनने को मिलता है कमर्शियल बैंक्स वाले एग्जाम में, इस आरबीआई में काफी टफ होता है। कमर्शियल बैंक्स के एग्जाम में विरले ही ऐसा होता है कि भाई किसी का एलपीटी के चलते रिजल्ट रुक गया, ऐसा नहीं होता है, लोग भी सपोर्ट वपोर्ट कर देते हैं, हो जाता है। तो बहुत टेंशन नहीं लेना है, आप पहले कोशिश कीजिए, पीटी निकालिए और मेंस निकालिए। तो ये ध्यान रखना है, दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहां का भाषा अगर आपको, आपने 10वीं और 12वीं में नहीं पढ़ा है तो आपको उसके लिए अलग से परीक्षा देना पड़ेगा, तो फाइनली सिलेक्टेड माने जाएंगे। इसके बाद क्या होगा भाई, वेट लिस्ट भी देखो निकलेगा। वेट लिस्ट कितना निकलेगा, टोटल वैकेंसी का 50% है ना, उतना एक वेटिंग लिस्ट भी आपको निकाल करके दिया जाएगा। और ये कब तक वैलिड रहेगा, जब से रिजल्ट निकलेगा तब से 1 साल तक। जैसे मान लो क्या होता है ना कि 8000 पोस्ट है, रिजल्ट निकलने के बाद जब तक किसी का 8000 उधर सिलेक्शन हो रहा है तब तक मालूम चला कि 1 जनवरी को आरआरबी वाला रिजल्ट आएगा, आरआरबी क्लर्क का आएगा, आरआरबी पीओ का आएगा। किसी का आरआरबी पीओ का रिजल्ट आ गया तो वो क्या करे, लेकिन आरआरबी पीओ तो पहले ही आ जाएगा आपका इधर ही। और कोई एग्जाम मान लो आरबीआई असिस्टेंट आपने डाला है या और कहीं एग्जाम दिया, आपका उधर कहीं का रिजल्ट आ गया, तो बच्चे क्या करते हैं कि ज्वाइन नहीं करते हैं, ज्वाइन नहीं करने से सीट वैकेंट हो जाता है। तो उसी के लिए एक रिजर्व लिस्ट या वेट लिस्ट कहा जाता है, वहां से उठा करके बच्चों को वहां डाल दिया जाता है, राइट। अगर आप टॉप 20, 25, 30 तक में है तो उम्मीद रखा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग नहीं ही छोड़ते हैं, ज्वाइन कर ही लेते हैं लोग, तो उतने में हो जाता है, बाकी में कुछ नहीं। तो वेट लिस्ट का ये प्रोग्राम है इनके पास। उसके बाद क्या है भाई, एग्जाम सेंटर आप ध्यान रखना, एसबीआई पीओ वाले केस में क्या है कि आप भाई जहां से जिस स्टेट तो होता है नहीं, पैन इंडिया की वैकेंसी है तो आप होम सेंटर ले सकते हैं। बट क्लरिकल जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, क्लर्क लेवल के और आरआरबी का पीओ वाला, क्लरिकल जितने एग्जाम्स हैं और आरआरबी पीओ आपको उसी स्टेट में जाके देना पड़ेगा जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप महाराष्ट्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एसबीआई क्लर्क का एग्जाम महाराष्ट्र में ही जाके देना होगा, हालांकि एसबीआई पीओ के केस में नहीं है, पैन इंडिया वैकेंसी है, राइट। उसके बाद है आपका भाई आईपीएस पीओ में वही चीज है, आईपीएस क्लर्क अब तुम जिस स्टेट से डाल लो, क्लरिकल आप जिस स्टेट से डालते हैं आपको उसी स्टेट में जाके एग्जाम देना पड़ेगा। तो आप सोच समझ के एग्जाम देंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे जगह पे डाल दिए जहां आपको जाने का साधन ही नहीं है, आप नहीं जा सकते हैं। तो फॉर्म डालने से पहले इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप वहां जा सकते हैं कि नहीं। जैसे खासतौर पर लड़कियों के साथ बड़ी समस्या आता है, कई बार होता है कि उनके घर वाले उतना दूर लेके नहीं जाना चाहते हैं या उनके साथ जाने वाला कोई नहीं होता है, तो वैसे लोगों के लिए समस्या का सबब बन सकता है। तो अपना सेंटर आप सोच समझ के चूज करें, बना देंगे उस पर हम अलग से बना देंगे कि कैसे कैसे क्या करना है, जैसे उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं सेंटर या चूज करने के लिए। तो भाई सबसे पहले तो होता है कट ऑफ, वैकेंसीज, फिर आपका आने जाने का कंफर्टेबल कितने हैं आप, वो सारी बातें। तो ये सब ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में आप एक बार जो सेंटर चूज करेंगे वो चेंज नहीं होगा। ये सब बात है बेसिक। अब मेरे को नहीं लगता है कि इसमें और भी कुछ बताने वाली बातें होंगी। हाँ ये देखो चीज, 27/12/2023 से
और 27 दिसंबर से आपका टेंटेटिवली, प्रस्तावित है, प्रस्तावित नहीं, डन ही मान के चलो, 27 दिसंबर से पीटी का एडमिट कार्ड जारी होना शुरू होगा। तो यहां से आप उम्मीद कर सकते हैं कि जनवरी के फर्स्ट वीक में या 15 जनवरी से पहले आपका एग्जाम ले लिया जाएगा पीटी का। अब मेंस का देखो यहाँ लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड संभवतः कब से जारी होगा भाई, 15 फरवरी। हम ये बात क्यों चर्चा की, इस पे बहुत कम जगह पे चर्चा हो रहा है, नॉर्मली लोग बस इतना ही देखे, हम भी जो तुमको दिखाए क्या कि जनवरी में पीटी, फरवरी में मेंस। अब यहां से आप अपना पीटी और मेंस के बीच का फर्क देख सकते हो, समझ सकते हैं कितने दिन का गैप मिल रहा है और तैयारी हम किस तरीके से करें। तो 27 दिसंबर को अगर एडमिट कार्ड रिलीज हो रहा है पीटी का, तो आप मान के चलें कि 10 जनवरी तक ले लेगा, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में भी ले सकता है। उसके बाद मेंस का अगर 15 फरवरी को रिलीज हो रहा है एडमिट कार्ड, मतलब सेकेंड हाफ वाले फरवरी में लेगा। तो पीटी और मेंस में हमेशा की तरह कोई नया बात नहीं, वही 30 से 35 दिन का जो गैप मिलता है, तो यहाँ पे भी लग रहा है कि लगभग उस तरह का ही कोई गैप एक हो रहा होगा, राइट। 35-40 दिन का गैप आपको मिल सकता है, 40 दिन मान सकते हैं आप, मेरे को लगता है ऐसा, हाँ उतना गैप आपको मिल जाएगा एग्जाम के लिए। तो आप उसके हिसाब से तैयार रखेंगे। क्या क्या करना है इसमें एग्जाम के टाइम पे और भी है, उसका भी एक अलग बनाएंगे, इसमें बस इतना बता दिया। अब एग्जाम के टाइम में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है ये सब अलग से बताएंगे, कितना फोटो आप लेके जा रहे हैं, पीटी का आप कॉल लेटर संभाल के रखना है कि नहीं रखना है, वहां कलेक्ट होगा कि नहीं होगा, इन सब के लिए एक अलग लेक्चर हम कोशिश करेंगे बनाने का। इस वीडियो में आपको मोटे तौर पे यही बता दिए कि भाई 8000 प्लस की वैकेंसी है, ठीक है बात। अगर हम लोग समराइज करने का प्रयास करें इस वाले से, यहाँ बहुत ही समरी करके रखा गया है, 8000 प्लस की वैकेंसी है आपकी। फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है 17 नवंबर से ही, आज तो 18 हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर, तो उसके बाद 7 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम आपका जनवरी में होगा, क्योंकि 27 दिसंबर तक रिलीज किया जाएगा, तो उम्मीद कर सकते हैं कि फर्स्ट हाफ के जनवरी में आपका एग्जाम पीटी का हो जाएगा। मेंस फरवरी में होगा, लेकिन सेकेंड हाफ में उम्मीद रखें आप, क्योंकि हमने अभी देखा कि भाई मेंस का एडमिट कार्ड 15 फरवरी से रिलीज होना शुरू होगा, तो उस समय अगर रिलीज होगा तो सेकेंड हाफ में एग्जाम होगा। तो ये एक बात था। फी के बारे में भाई एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फी नहीं लगने वाला है, बाकी जितने भी लोग हैं उनके लिए फी 750 रुपए है। और ये सब आपका है, इस साइट पे आप जा करके अपना बेसिक चीज भी इस साइट पे जा करके आप अपना बेसिक चीज भी देख सकते हैं, www.sbi.co.in। स्टेट वाइज वैकेंसी होती है ये, आपको जिस स्टेट से अप्लाई करना है उस स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे निर्भर करता है। लेकिन कहाँ से करना है, कैसे करना है, बच्चों को पता नहीं होता है, इसके बारे में एक और लेक्चर हम बनाएंगे, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी आपको नवंबर के लास्ट वीक तक फॉर्म डालने से बचना है, क्यों हम शुरू में ही बता दिए थे, दिसंबर फर्स्ट वीक से फॉर्म डालना शुरू कीजिएगा, उससे पहले और भी हम लोग एनालिसिस करके लेक्चर ला देंगे। तो ये था एग्जिस्ट एसबीआई क्लर्क 2023-24 के इस वैकेंसी के बारे में। बहुत अच्छी वैकेंसी है, सेक्शनल कट ऑफ का टेंशन नहीं होता है, निकाला जा सकता है, डुएबल है। अगर थोड़ा बहुत भी आपका बेसिक्स होगा, अभी से भी लग जाइएगा तो डुएबल है ये, राइट। अभी आपका नवंबर पड़ा हुआ है, दिसंबर पड़ा हुआ है, तो हो सकता है 30 डेज, अगर आप दिसंबर में 31 दिन हो गया, 15 दिन उधर 15 दिन उधर, 60 दिन का अगर आप ले करके चलते हैं, या 45 डेज प्लान अगर आप बना करके चलते हैं, तो पीटी निकल जाएगा। और उधर के 40 डेज में आप मेंस को लेकर के चलते हैं, तो आप ओवरऑल बेहतर कर सकते हैं, नहीं। तो मेरे को लगता है कि 45 डेज इधर और 40 डेज उधर, तो 85, मतलब 80 दिन भी मान लो यार, तो 80 दिन खराब नहीं है, उतने में तैयारी किया जा सकता है। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। ये एक ब्रीफ था एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी के बारे में। टाटा बाय बाय, चीयर्स।